मैंने हैरानी से कहा, भैया ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ये किसी ने तुम्हारे और मेरे खिलाफ साजिश की है। मेजर शरत के लहजे में सर्दपन था। कैसी साजिश? मैंने कहा, हो सकता है मेरी उंगलियों के प्रिंट लेकर हमारे किसी दुश्मन ने यही निशान लाश की गर्दन पर डाल दिए हों। यहाँ कुछ लोग हम दोनों भाइयों के प्यार मोहब्बत को हसद की नजरों से देखते हैं। मेजर शरत कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किसी कागज पर से उंगलियों के निशान उठाकर लाश की गर्दन पर प्रिंट नहीं किए जा सकते। मैंने कहा, तो भैया क्या मैंने कैप्टन साहब को कत्ल किया है? क्या तुम ऐसा समझते हो? मेजर ने उंगलियों के प्रिंट वाला कागज एक तरफ करते हुए सिगार का कश लेते हुए कहा, मैं तो ऐसा नहीं समझता, मगर वो बड़े बड़े अफसर जो कैप्टन जोशी के कत्ल की इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें यकीन है कि कातिल यही शख्स है जिसकी उंगलियों के निशान कागज पर लिए गए हैं। मेरे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। मुझसे लाश की गर्दन को टटोलने की वजह से जो गलती हो गई थी, उसने मेरे लिए फंदा तैयार कर दिया था और मैं इस मौत के फंदे के करीब होता जा रहा था। लेकिन मैं आखिरी लम्हे तक मुकाबला करने वाला, लड़ने वाला कमांडो था। मैंने कहा, भैया क्या तुम भी ऐसा समझते हो कि कैप्टन को मैंने कत्ल किया है? भैया मुझे किसी को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? मेरे कैप्टन साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने तो आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मेजर शरत ने सिगार एशट्रे में मसलते हुए कहा, मैं खुद इसी उलझन में पड़ा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिलिट्री पुलिस तो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ रही थी, मगर मैंने अपने असर रसूख से उन्हें रोक लिया और कहा कि पहले मुझे अपने तौर पर मालूम करने दो। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और अपने तरफ से बेहद मासूम और बेगुनाह बनते हुए कहा, हे भगवान, तू ही अंतर्यामी है, तू जानता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। मेजर शरत ने उंगलियों के प्रिंट वाला कागज तह करके अपनी जेब में डाल दिया और मुझसे कहा, धर्मवीर तुम परेशान न हो, मैं एक बार फिर जाकर इंक्वायरी कमेटी को लाश की गर्दन पर पड़े हुए उंगलियों के निशानों के दोबारा मुआयने के लिए कहता हूँ। बहरहाल तुम यही रहना। कमरे से बाहर जाते हुए उस शख्स के दिल में भाइयों वाला प्यार बेदार हो गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं धर्मवीर, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, कहीं कोई गलती जरूर हुई है, मैं सारा केस दोबारा चेक करवाऊंगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मगर चिटखनी न लगाई। अब मेरे सामने एक ही काम था कि जैसे और जिस तरह भी हो सके मैं इस फौजी हेडक्वार्टर से फौरन निकल जाऊं। मौत का फंदा मेरी आंखों के सामने लटक रहा था। मैं बच नहीं सकता था। तफ्तीश करने वाली फौजी टीम उसूली तौर पर मुझे कैप्टन जोशी का कातिल करार दे चुकी थी। अगर मेजर शरत दीवान न होता तो मैं अब तक मिलिट्री पुलिस की हिरासत में आ चुका होता। हेडक्वार्टर के मेन गेट से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। बहुत मुमकिन था कि उन्हें मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी हो और वो मुझे वहीं पकड़ ले। मेरा दिमाग इंतहाई तेज काम कर रहा था। फौजी हेडक्वार्टर का एक छोटा रास्ता भी था जो अकब में था, मगर वहां भी हर वक्त मिलिट्री पुलिस का पहरा लगा रहता था। उस तरफ से जाना भी खतरनाक था। मेरी समझ में उस वक्त कोई तदबीर न आई। सोचा कि खिड़की में से पीछे गंदे नाले में छलांग लगा देता हूँ। मैंने बेडरूम में जाकर खिड़की खोलकर नीचे देखा। गंदा नाला कीचड़ से भरा हुआ था और ये कीचड़ भरा बोझल पानी बड़े बेमालूम अंदाज में बह रहा था। अगर मैं उसमें छलांग लगाता तो कीचड़ की दलदल में धंसने के बाद वहां से निकलना आसान नहीं था। वैसे भी नाले के दूसरे किनारे पर लोग आ जा रहे थे। वहां शोर मच जाता, लोग जमा होते और गेट चूंकि थोड़ा ही आगे था, कुदरती बात थी कि वहां से मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी इधर आ जाते और मैं पकड़ा जाता। मैं तेजी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर देखा। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मुझे जो कुछ भी करना था 1-2 मिनट के अंदर अंदर करना था, क्योंकि मेजर शरत दीवान कैप्टन जोशी के कातिल की तहकीकात करने वाली टीम को यह कहकर कायल नहीं कर सकता था कि ये निशान मेरे भाई की उंगलियों के नहीं। चुनाचे मुझे बाकायदा गिरफ्तार करने के वास्ते मिलिट्री पुलिस के आदमी किसी भी लम्हे वहां आ सकते थे। दरवाजे के बाहर देखा तो मुझे थोड़े फासले पर एक सिविलियन ट्रक दीवार के साथ खड़ा दिखाई दिया। मैं इस ट्रक को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता था। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी फौजी कैंटीन मेजर शरत के कमरे से ज्यादा दूर नहीं थी। फासला यही कोई 1 ब्लॉक का था। जो सिविलियन ट्रक फौजी कैंटीन के बाहर दीवार के साथ खड़ा था, वो फौजी कैंटीन के सिविलियन ठेकेदार मेहता जी का था। मेहता जी की नागपुर शहर के अंदर गल्ला मंडी में अजनास खुर्दमी की होलसेल की दुकान थी। ये ट्रक वहां से हर हफ्ते आटा, चावल, घी, चाय, चीनी का स्टॉक लेकर कैंटीन पर आता था। मुझे मालूम था कि आज सप्लाई लेकर ट्रक आने वाला है। चुनाचे ये वही ट्रक था। बस मेरे फरार की यही एक सूरत थी जो उस वक्त मेरे जहन ने मुझे पेश कर दी। मैंने गौर से ट्रक को दोबारा देखा। ट्रक में से सप्लाई उतारी जा चुकी थी और अब उसमें खाली ड्रम और लकड़ी के गत्ते के खाली खोखे रखे जा रहे थे। ट्रक का दरवाजा पीछे था जो खुला था। इस दरवाजे का रुख दीवार की तरफ था। ट्रक का क्लीनर और ड्राइवर मुझे जानते थे, मगर मैं उन पर अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने सोच लिया था। बस अल्लाह का नाम लेकर सर झुकाए खामोशी से मेजर शरत के ड्राइंग रूम से निकला और बरामदे में से उतरकर गमलों और क्यारियों के करीब से होता हुआ ट्रक की तरफ चलने लगा। मैंने चोर नजरों से माहौल का पूरा जायजा ले लिया था। उस वक्त वहां कोई नहीं था। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। फासला ज्यादा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही ट्रक के अकब में आया, मैं खुले दरवाजे में से उसके अंदर घुस गया। ट्रक में खाली ड्रम, डिब्बे और लकड़ी के खाली क्रेट तकरीबन भरे हुए थे। किफायत शियार बल्कि कंजूस ठेकेदार मेहता जी का ऑर्डर था कि कैंटीन को सप्लाई पहुंचाने के बाद वहां से खाली क्रेट, ड्रम वगैरह वापस दुकान पर पहुंचा दिए जाएं। मैं लकड़ी के डिब्बों और खाली ड्रमों के पीछे छुप गया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन वाकई कुछ तेज हो रही थी। ये कोई आम किस्म की सिविलियन जेल नहीं थी, एक फौजी हेडक्वार्टर से भागना था जहां हर किसी के पास असलहा था। इतने में मुझे ट्रक के क्लीनर शंभुनाथ की आवाज आई। उसने ड्राइवर हरिराम को ऊंची आवाज में कहा, हरिया चलो। क्लीनर शंभुनाथ ने ट्रक के पीछे आकर जोर से दरवाजे के पट बंद कर दिए और फिर मुझे उसकी खिड़की खोलकर ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर बैठने और ड्राइवर से बातें करने की आवाज आई। ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ, ड्राइवर ने गियर लगाया, इंजन को गैस दी और ट्रक फौजी कैंटीन की दीवार से निकलकर गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। आगे का मरहला बड़ा नाजुक था। गेट पर उस ट्रक की चेकिंग हो सकती थी। मैं जानता था कि कैंटीन की सप्लाई लाने ले जाने वाले ट्रक की चेकिंग नहीं हुआ करती, मगर जहां मामला मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुका था, मुमकिन था गेट पर ड्यूटी गार्ड को ऑर्डर कर दिया गया हो कि बाहर निकलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाए। इतनी देर में ट्रक गेट के पास पहुंच गया था। मुझे उसका एहसास इस वजह से हुआ कि ड्राइवर हरिराम ने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को नमस्कार किया और कहा, राम राम भैया जी। उसके साथ ही ट्रक गेट की मामूली सी ढलान उतरने के बाद बाएं जानिब टर्न करके सड़क पर आ गया। उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो गई। फांसी का वो फंदा जो थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के बिल्कुल सामने लटक रहा था, अब मुझसे दूर हो गया था। ट्रक सड़क पर अपनी मामूल की रफ्तार के साथ चल पड़ा। मेरे जहन में तरह तरह के खदशात पैदा हो रहे थे। यह ख्याल भी आया कि चंद लम्हों के बाद मिलिट्री पुलिस मेजर शरत के हॉस्टल पर मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचने वाली थी। अगर वहां आकर उसे मालूम हुआ कि मैं वहां नहीं हूं तो मुझे मेरे कमरे में दिखा जाएगा। वहां भी न हुआ तो जब उन्हें पता चलेगा कि थोड़ी देर पहले सप्लाई वाला सिविलियन ट्रक वहां से निकला था, तो मिलिट्री पुलिस की जीप तेजी से ताक़ुब करती ट्रक तक पहुंच जाएगी और ट्रक खड़ा करके तलाशी लेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो क्या मुझे रास्ते में ही किसी जगह उतर जाना चाहिए? मैं ट्रक रास्ते में किसी जगह रुकवा सकता था। ड्राइवर और क्लीनर मुझे जानते थे। मैं उन्हें कह सकता था कि यार मैं खाली डिब्बे ट्रक में रखने गया था, तुम लोगों ने ट्रक चला दिया। मैंने सोचा कि चलो शहर की थोड़ी सैर कर लेते हैं। अगरचे उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ सकता, मगर मुझे उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मुझे उनसे हमेशा के लिए जुदा होना था। आखिर गल्ला मंडी पहुंचने के बाद जब ट्रक रुक जाता तो मुझे यही ड्रामा करना था। मैंने रास्ते में उतर जाने का फैसला कर लिया। ट्रक मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजर चुका था। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं फौजी हेडक्वार्टर से काफी दूर निकल आया हूँ, तो मैं ड्रमों और डिब्बों के पीछे से निकलकर ट्रक के पीछे दरवाजे के पास आया। उसको बाहर से कुंडा लगाकर बंद किया, जिसे मैं अंदर से नहीं खोल सकता था। ये भी एक मसला था। मैंने दुर्जों में से सड़क पर पीछे की जानिब देखा। मुझे दूर तक कोई फौजी गाड़ी नजर न आई। उसके बाद मैंने ट्रक की उस लोहे की चादर वाली दीवार पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए, जिसकी दूसरी जानिब ड्राइवर की सीट थी। साथ ही मैंने ऊंची आवाज में कहा, अरे हरिराम, ट्रक रोको। ट्रक की रफ्तार एकदम हल्की हो गई और वो सड़क के किनारे की तरफ होने लगा। ड्राइवर की आवाज आई, अंदर कौन है बे? मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैं हूं धर्मवीर, कैंटीन का मैनेजर। ट्रक को फौरन ब्रेक लगी, ट्रक रुक गया। ड्राइवर हरिराम और शंभुनाथ जल्दी से पीछे आए। उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। मुझे देखा तो हैरान हुए। मैंने हंसते हुए कहा, यार मैं ट्रक में ये देखने गया था कि सप्लाई की कोई चीज रह तो नहीं गई कि तुम लोगों ने ट्रक चला दिया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सैर कर लेते हैं। दोनों हंसने लगे, लेकिन वो हैरान उसी तरह थे। उन्हें मेरी वजाहत पर यकीन नहीं आया था। मुझे उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं थी। मैंने पतलून कमीज पहनी हुई थी। तमीज की आस्तीन को जरा सा झाड़ते हुए कहा, अब तुम लोग जाओ, मैं उधर मार्केट से होता हुआ वापस कैंटीन पर चला जाऊंगा। अच्छा बाबू, चलो शंभू। ड्राइवर ये कहकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। क्लीनर ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और ट्रक की दीवार पर जोर से हाथ मारकर बोला, चलो हरिया जी। और ट्रक जिसका इंजन चल रहा था सड़क पर आगे रवाना हो गया। मैंने एक निगाह सड़क के पीछे डाली। सड़क पर दूसरी गाड़ियां वगैरह आ रही थीं, मगर मुझे कोई फौजी गाड़ी आती दिखाई न दी। मैं जल्दी से सड़क पार करके दूसरी तरफ आया और फुटपाथ पर पतलून की जेबों में हाथ डाले तेज तेज चलने लगा। एक चौक आया तो मैं वहां से दूसरे बाजार में दाखिल हो गया, जहां काफी ट्रैफिक था। मैंने इस दौरान अपनी जेबों को टटोल कर देख लिया था। मेरे पास नकदी की शक्ल में सिर्फ 15-20 रुपए ही थे। एक रुमाल था और कुछ नहीं था। मैं सबसे पहले अपने साथी जासूस घनश्याम को फोन पर अपने आने की इत्तला करना चाहता था। मैं सिर्फ वहीं छुप सकता था, क्योंकि इस शहर में मिलिट्री पुलिस बहुत जल्द मेरी तलाश में निकलने वाली थी। जब मिलिट्री पुलिस को पता चलेगा कि मैं फरार हो चुका हूं तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि कैप्टन जोशी का कातिल मैं ही था। उसके बाद मेजर शरत पर जो मुसीबत आनी थी, मुझे अब उससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन शहर में मेरी तलाशी भी तेजी से शुरू हो जानी थी। मिलिट्री पुलिस ने सिविल पुलिस को खबरदार कर देना था और मेरी तलाश और मुझे पकड़े जाने के लिए जगह जगह छापे मारने शुरू कर देने थे। मुझे इस कार्रवाई के शुरू होने से पहले पहले अपने जासूस के पास रूपोश हो जाना था। वहां मुझे किसी जगह कोई पब्लिक टेलीफोन बूथ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक बड़े स्टोर में दाखिल हो गया। मेरे वहां
से अपने जासूस घनश्याम को फोन किया। वो दुकान पर ही था। मैंने खुफिया अल्फाज में उसे कहा कि खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और मैं आ रहा हूँ। उसने कहा आ जाओ। मैंने स्टोर से बाहर आकर एक मोटर रिक्शा पकड़ा और उस इलाके की तरफ रवाना हो गया जहाँ एक बाजार में घनश्याम की दुकान थी। वो उसी तरह दुकान के अंदर अपने काउंटर के पीछे बैठा हिसाब किताब देख रहा था। उसका नौकर चीजों को इधर उधर संभाल रहा था। याद रहे कि मैंने जानबूझकर आपको ये नहीं बताया कि हमारे जासूस की दुकान पर क्या चीजें फरोख्त होती थीं। वो मुसलमान कश्मीरी नजात था और उसका नाम कुछ और था, मगर वो वहाँ हिंदुआना नाम से काम कर रहा था। घनश्याम ने मुझे दुकान में दाखिल होते देख लिया था। मैंने उससे कोई बात न की और लकड़ी का तंग जीना चढ़कर ऊपर वाली कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। उससे अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद किया और मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा तुम्हारे एक्सप्लोसिव्स ने कमाल कर दिखाया। उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया, खुद मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा तुमने जो कारनामा कर दिखाया है उसने दिल्ली की हुकूमत को भी हिला कर रख दिया है। इसराइली जर्नैलों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं। इससे दोनों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है और हम यही चाहते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम इसराइली हुकूमत ये सोचकर मोहताज जरूर हो जाए कि भारत में उनके फौजी अफसरों की जिंदगी महफूज नहीं। मैंने कहा इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। घनश्याम बोला मैंने अखबार में सारी खबर पढ़ ली थी। मुझे ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं कि तुमने धमाका खेज स्कॉच टेप किस तरह जाकर वहां लगाई थी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी होशियारी और जुर्रत की दाद जरूर दूंगा। हमें कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में कामयाब होने के लिए तुम जैसे मुजाहिद कमांडो की ही जरूरत है। अब मुझे बताओ कि इस धमाके के बाद क्या हुआ और तुमने जो फोन पर कहा था हालात खतरनाक सूरत इख्तियार कर गए हैं, तो असल बात क्या हुई है। मैंने घनश्याम को सारे वाकयात शुरू से आखिर तक सुना दिए और कहा अगर मैं जरा देर कर देता या उस वक्त इत्तेफाक से कैंटीन का ट्रक वहां मौजूद ना होता तो मेरा फौजी हेडक्वार्टर से बचकर निकलना मुमकिन नहीं था। घनश्याम कहने लगा अल्लाह का बड़ा करम है, अब ऐसा है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं निकलना होगा। इन लोगों के पास तुम्हारे शिनाख्ती कार्ड की तस्वीर जरूर होगी। ये तस्वीर मिलिट्री पुलिस के अलावा शहर की पुलिस को भी सप्लाई कर दी जाएगी। हो सकता है तुम्हारी तस्वीर अखबारों में पुलिस की जानिब से दिए गए किसी इश्तिहार में छप जाए, लेकिन मेरा ख्याल है चूंकि तुम्हारे फौजी हेडक्वार्टर से फरार होने में फौज की बदनामी का पहलू निकलता है, इसलिए मुमकिन है तुम्हारी तस्वीर अखबारों में न छपे और इश्तिहार भी न छपे। फिर भी तुम्हें यही समझना चाहिए कि शहर का हर सिपाही और मिलिट्री पुलिस का हर फौजी तुम्हारी शक्ल को जानता है और तुम्हें उनके सामने हरगिज नहीं आना। मैंने कहा लेकिन मैं इस कोठरी में भी ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता, इसमें भी खतरे का पहलू निकलता है। घनश्याम कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोकूंगा, मेरे पास एक और जगह है, मैं तुम्हें रात को वहाँ ले जाऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है। मैंने कहा मैं यहाँ से सीधा कमांडो शेरवान के पास श्रीनगर जाना चाहता हूँ ताकि कश्मीर और पाकिस्तान पर इंडिया के 4 माह बाद मुतलक्के हमले के बारे में गुफ्तगू करूँ। फिर मैंने घनश्याम को बताया कि भारत पाकिस्तान पर अगस्त के अवाखिर में या सितंबर के शुरू में हमला करना चाहता है। ये भी मेजर शरत की टॉप सीक्रेट फाइल में खुद पढ़ चुका हूँ। घनश्याम कहने लगा इसमें देर सवेर भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा फौरी तौर पर श्रीनगर पहुंचना जरूरी है। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अभी तुम यहीं बैठो, सोना चाहते हो तो बेशक सो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे पास आऊंगा। घनश्याम नीचे चला गया। काफी देर तक मैं उसी छोटी सी कोठरी में लेटा अगले प्रोग्राम के खदशात और इम्कानात पर गौर फिक्र करता रहा। उस वक्त तक नागपुर के फौजी हेडक्वार्टर में मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका था। शहर के हर चौक पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मेरे लिए खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके थे। फौजी हुकाम को अब तक ये भी इल्म हो गया होगा कि मैंने ही अशोका होटल में धमाका किया है और कैप्टन जोशी का कातिल भी मैं ही हूँ और पौंडीचेरी वाले जहाजों की तबाही में भी मेरा ही हाथ था। और मैं धर्मवीर नहीं हूँ बल्कि इंतहाई दलेर और खतरनाक कश्मीरी कमांडो हूँ। घनश्याम मेरे लिए चाय का गिलास लेकर आया। कहने लगा हमारे एक आदमी ने मुझे इत्तला दी है कि उसने शहर की सड़कों पर मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस की गाड़ियां गुजरती देखी हैं। जाहिर है उन्हें तुम्हारी तलाश है। वो मेरे लिए सिगरेट भी लाया था। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और चाय पीने लगा। वो ये कहकर चला गया कि शाम को आएगा। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। मैं शाम तक कोठरी में ही छुपा रहा। शाम को वो मेरे लिए खाना लाया। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं बैठना चाहता। दुकान के बाहर मैंने पुलिस के 2 सिपाही मंडलाते देखे हैं। पहले यहाँ पुलिस नहीं आती थी। बहरहाल तुम फिक्र न करो, हम रात में किसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। जब रात के 9 बजे तो मुझे नीचे से घनश्याम की आवाज सुनाई दी। वो दुकान के मुलाजिम से कह रहा था कि तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं दुकान खुद ही बंद कर लूंगा। उसके बाद फिर नीचे खामोशी छा गई। कोठरी में कमजोर सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। एक तपाई पर टाइम पीस रखा हुआ था। मैं उसी टाइम पीस से वक्त का अंदाजा कर लेता। काफी देर बाद मुझे दुकान का दरवाजा बंद करने की आवाज सुनाई दी। मैं यही समझा कि घनश्याम दुकान बंद करके चला गया है और उस वक्त मुझे ले जाने के लिए आएगा जब रात काफी गहरी हो गई होगी, मगर वो दुकान के अंदर ही था। मुझे
नीचे लकड़ी के जीने पर कदमों की आहट आई। घनश्याम कोठरी में आकर मेरे पास बैठ गया और तपाई पर रखी गठरी को देखकर बोला, हम रात के 1 बजे के बाद यहाँ से निकलेंगे। मैंने पूछा, क्या उस वक्त बाजार में पहरेदार या पुलिस का कोई आदमी तो नहीं होगा? वो सर को उस बात में आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कहने लगा, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दिन के वक्त या रात के वक्त लोगों की मौजूदगी में यहाँ से निकलोगे तो पकड़े जा सकते हो। तुम्हारी शक्ल से वाकिफ कोई न कोई खुफिया पुलिस का आदमी बाजार में जरूर होगा। रात 1 बजे के बाद बाजार बिल्कुल खाली हो जाता है। एक चौकीदार जरूर फिरता है, मगर उसका चक्कर काफी लंबा होता है। बाकी रहा खुफिया पुलिस का खतरा, तो इस सिलसिले में मैं अपनी तसल्ली करने के बाद तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मैंने उससे कहा कि मेरे पास किसी किस्म का कोई असलहा भी नहीं है। मैं चाहता था कि श्रीनगर तक जाना है, रास्ते में जगह जगह खतरा है, किसी तरह के भी हालात पेश आ सकते हैं।